चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि फाइंड द जनरल सॉल्यूशंस फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। आपका एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर जो 5 से लेके 9 तक है उसमें ओनली जनरल सॉल्यूशंस को फाइंड आउट करना है, प्रिंसिपल सॉल्यूशंस को फाइंड आउट नहीं करना है। अब यहाँ पे जो सॉल्यूशन दिखाई दे रहा है उसमें cos 4x बराबर cos 2x है ना। पहले क्या होता था, पहले इक्वेशंस में कि एक तरफ वेरिएबल्स होता था और एक तरफ कोई नंबर कांस्टेंट होता था। इस समय दोनों तरफ वेरिएबल हो गया है। तो कुछ लोग को लग रहा होगा कि हम 4x बराबर 2x को अल्फा मान लेंगे, 4x को थीटा मान लेंगे और थीटा बराबर 2n पाई प्लस माइनस अल्फा लिख देंगे। तो ज़रा सोचो कि तुम 4x बराबर 2n पाई प्लस माइनस 2x लिखोगे तो क्या x बराबर लिख पाए? अगर तुमको किसी क्वेश्चन में हम बोल दे कि जैसे x प्लस 2 बराबर 7 है, 7x है, मान लो ऐसे है, इधर 10x कर लो, हम बोलेंगे कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, तो क्या तुम यहाँ वाला x बराबर बस निकालोगे कि पहले x को अकेला करोगे? ऐसे नहीं ना लिखोगे कि 10x इज इक्वल टू 7x माइनस 2, फिर x इज इक्वल टू 7x माइनस 2 डिवाइडेड बाई 10। क्या ये आंसर बोलोगे आप सबसे पहले इस 7x को लेफ्ट हैंड साइड में खींचोगे तो 10x माइनस 7x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब आगे फर्दर x को अकेला करोगे आप और फिर सॉल्यूशंस को आप बोलोगे और x बराबर माइनस 2/3 आएगा। इसका मतलब x हम दोनों तरफ रख के सॉल्व नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि पहले आप x वाली चीज़ को लेफ्ट हैंड साइड में खींच लीजिए, x को अकेला करिए, जो वेरिएबल्स है उसको आप अकेला कीजिए। क्या ये बात समझ में आई? मतलब जो आप गलती करोगे वो सीख लो, वो एग्जाम में गलती नहीं करना है, यहीं पे वो गलती कर लो। तो सबसे पहले इस छोटे से इक्वेशन की मदद से हमने हेल्प क्या लिया है कि सबसे पहले वेरिएबल्स को एक तरफ करना है। तो cos 4x माइनस cos 2x इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे दो तरह से क्वेश्चन को बना सकते हो। एक तो यहाँ से cos c माइनस cos d का फार्मूला लगा लो आप, और एक है कि यहाँ पे cos 4x में cos 4x को cos 2x में कन्वर्ट कर लो। cos 4x को क्या हम लोग cos 2x में कन्वर्ट कर सकते हैं क्या? बोलो, फार्मूला याद आ रहा है? फार्मूला याद आ रहा है? नहीं याद आ रहा है? नहीं याद आएगा ट्रिग्नोमेट्री में फार्मूला तो काम नहीं होगा। इसीलिए हम बोले थे कि फार्मूला आप पहले याद रखिए। आप ये फार्मूला देखिए, cos 2 थीटा का 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, cos 2 थीटा का फार्मूला 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है। वही फार्मूला से अगर हम आपसे पूछे कि cos ऑफ 4x का फार्मूला बताइए, तो आप 4x को क्या लिख सकते हो? cos ऑफ 2 इंटू 2x, 4x आ जाएगा। अब यहां से आप क्या लिख सकते हो? 2 cos स्क्वायर, अगर 2 थीटा था तो उसका आधा हुआ है, 2 थीटा का आधा थीटा। तो उसी तरह से अगर ये 4x है तो 2 cos स्क्वायर इस 4x का आधा 2x होगा माइनस 1। तो हम यही बोल रहे थे कि क्या आप cos 4x को cos 2x में कन्वर्ट कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हैं। तो cos 4x को हम क्या लिख देंगे? 2 cos स्क्वायर 2x माइनस 1, और ये प्रिंट होगा माइनस cos 2x इज इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे हम लोग कि 2 cos स्क्वायर 2x को, फिर cos 2x को, और फिर माइनस 1 इज इक्वल टू 0 कर लेंगे। अब इस इक्वेशन को देखो ध्यान से, यहाँ पे cos 2x रिपीट कर रहा है,
यहाँ भी cos 2x है, यहाँ cos 2x का होल स्क्वायर है। तो मैथमेटिक्स में एक चीज तुम याद कर लो, क्वाड्रेटिक की तरह दिखे इक्वेशन चाहे क्यूबिक की तरह दिखे इक्वेशन, अगर कोई चीज रिपीट करता है तो उसको आप t मान लो, चाहे k मान लो, चाहे z मान लो, चाहे y मान लो। तो यहां पे लेट कर लो cos 2x इज इक्वल टू टी, मान लो हम t मान लिए। तो अब ये फर्दर सिंप्लीफाई होगा तो इक्वेशन कैसे कन्वर्ट होगा, cos स्क्वायर 2x क्या बन जाएगा, cos 2x अगर t है तो cos स्क्वायर 2x क्या बनेगा, बिल्कुल 2t स्क्वायर माइनस ये क्या बनेगा, t माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया ना, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप तीन तरह से सॉल्व कर सकते हो, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड और श्रीधराचार्य रूल, जिसको क्वाड्रेटिक फार्मूला बोलते हैं, रूट्स वाला, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी बाई 2 है। हमको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से आसान है करना, हम कर देते हैं। 2 और 1 से आ जाएगा ना माइनस टी, तो माइनस 2t और प्लस टी लिख लीजिए। ये 2 और 1 का गुना करोगे तो माइनस 2t स्क्वायर आएगा। 2 से हम क्या लाना है हमको, जोड़ घटा के बीच वाला, जोड़ घटा के बीच वाला, तो 2 और 1 लिख लिए, सही है। अब इसको नहीं ना समझाना पड़ेगा भाई, इसको हम समझा चुके हैं, यहाँ भी समझा भी दिए हैं। अब इन दोनों में से 2t कॉमन ले लीजिए, तो 2t कॉमन लीजिएगा तो यहाँ क्या बचेगा आपका, t माइनस 1 बचेगा, यहाँ प्लस 1 कॉमन ले लीजिए, यहाँ पे t माइनस 1 अगेन बचेगा, यानी कि अब फिर से आप कॉमन ले सकते हैं t माइनस 1, और क्या बचेगा अंदर 2t प्लस 1 इक्वल टू 0। यहाँ से आपकी कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई, यहाँ से कहानी अभी शुरू हुई है, ठीक ना, यहाँ से कहानी अभी शुरू हुई है। देखिएगा, प्रिंट करते चलिए साथ ही साथ, है ना, आप छठवा सतवा के बच्चे नहीं, आप समझते हुए प्रिंट कर सकते हैं। तो यहाँ से आ गया t माइनस 1 इंटू 2t प्लस 1। अब क्वेश्चन में t थोड़ी था, t तो आप माने हुए हैं, सही बात है कि नहीं। तो t क्या था भैया, सबसे पहले तो ये कर लो, ये कर लो, t माइनस 1 इंटू 2t प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम कहेंगे कि दो नंबर का प्रोडक्ट अगर 0 है, दो नंबर का प्रोडक्ट अगर 0 है तो दोनों में से कोई एक नंबर को 0 होना पड़ेगा, यानी कि t माइनस 1 इजकल टू 0 और 2t प्लस 1 इजकल टू 0। तो t इज इक्वल टू 1 आएगा और यहाँ से t इज इक्वल टू माइनस 1/2 आएगा। क्या ये बात मानते हो। अब t को तुम cos 2x माने हो तो t को cos 2x से रिप्लेस कर दो, है ना। तो इसको मिटा देते हैं, साथ ही साथ प्रिंट करते चलना बाबू। t को हम क्या माने हुए हैं, cos 2x, तो यहाँ पे लिख देंगे cos 2x बराबर 1, यहाँ पे लिख देंगे और करके cos 2x इज इक्वल टू माइनस 1/2। अब तो वही वाला क्वेश्चन बन गया ना, एक तरफ वेरिएबल एक तरफ कांस्टेंट। अब cos 2x बराबर 1 तो डायरेक्ट याद किए हुए हैं, 0 डिग्री पे होता है पहला एंगल, याद करो। पहला एंगल cos में कितना डिग्री बराबर 1 देता है, 0 डिग्री। और 0 डिग्री का नाम क्या होता है, 0 डिग्री वाले जगह का नाम क्या होता है, भूल गए हो तुम लोग सब। ये जो 0 डिग्री है इसका जगह का नाम क्या था, 2n पाई। तो यहां से डायरेक्ट जो 2x है, ये 2x क्या हो जाएगा आपका 2n पाई, और फिर 2 को उधर भेज देंगे क्योंकि हमको फाइनली x का वैल्यू निकालना है। तो x बराबर आपका क्या हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा तो n पाई।
जहाँ n बिलोंग्स टू z होगा। अब cos 2x बराबर -1/2 को सॉल्व करना है। देखो अगर तुम ये वाला फार्मूला भूल जाते हो, cos 2x बराबर 1 का फार्मूला भूल जाते हो कि x बराबर क्या हो जाएगा 2n पाई, तो आपको एक और तरीका हम बताएंगे। उस तरीका से आपको उसको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, आप इसी से काम कर सकते हो, है ना, इसी से काम कर सकते हो। चलिए तो वो तरीका भी बताएंगे। नीचे वाला प्रिंट कर लीजिए, जगह कम पड़ रहा है हम मिटा देंगे। देखिए इसी को पहले सॉल्व कर लेते हैं। मान लीजिए आप फार्मूला भूल गए, लेकिन ये वाला तो चीज़ याद होगा आपको, cos 2x बराबर cos थीटा बराबर cos अल्फा वाला, ये नहीं ना भूल सकते हैं। अब ये भी भूल जाइएगा तो कोई उपाय नहीं है ना। ऐसे लोग फेल हो जाते हैं जो बिल्कुल नहीं पढ़ते हैं। कुछ ना कुछ तो पढ़ना पड़ता है, ऐसा नहीं कि सब कुछ भी पढ़े ही नहीं और आप पास हो जाएं। बिहार बोर्ड में तो पॉसिबल है, सीबीएसई बोर्ड में तो वो पॉसिबल नहीं है। cos 2x बराबर 1 है, याद रखिए। इस 1 को हम पहला एंगल क्या लिख सकते हैं? क्या हम लोग cos 0 डिग्री लिख सकते हैं? बोलिए, क्या cos 0 डिग्री बराबर 1 होता है? अब यहां पे फिर से फॉर्मूला यहां लगाएंगे cos थीटा बराबर cos अल्फा वाला, तो यूज cos थीटा बराबर cos अल्फा, जहां पे थीटा का काम ये करेगा और अल्फा का काम आपका ये करेगा। तो अब बताइए थीटा बराबर फार्मूला क्या होता है cos वाला में? फटाफट याद होना चाहिए, 2n पाई n बिलोंग्स टू z। अब जरा बताइए कि थीटा का काम तो 2x कर रहा था, 2x लिख देंगे, 2n पाई सही है। फिर प्लस माइनस अल्फा का काम 0 डिग्री कर रहा है। अब बताओ कि तुम 0 डिग्री कोई चीज़ में जोड़ो चाहे घटाओ, कोई फर्क पड़ता है क्या? इसका मतलब क्या हम लोग यहाँ पे 2x बराबर डायरेक्ट 2n पाई लिख सकते हैं, जो कि यहाँ पे पहले ही हम बोले थे कि रट्टा मार लो 1 के लिए। cos थीटा बराबर 1, cos थीटा बराबर -1, sin थीटा बराबर 1, sin थीटा बराबर -1 डायरेक्ट रटवाए हुए हैं। लेकिन नहीं याद है तो हम इस तरह से क्वेश्चन को बना सकते हैं। देखो 2x बराबर 2n पाई आ गया, फिर 2 से डिवाइड कर दो, तो x बराबर 2n पाई डिवाइडेड बाई 2, 2 से 2 कट गया, फिर से x बराबर n पाई आ गया। क्या ये बात समझ में आया? बहुत बढ़िया। अगर ये बात समझ में आया तो अब ये वाला क्वेश्चन अभी बाकी है, उसको कैसे सॉल्व करेंगे? बोलिए उसको कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले तो पहला एंगल ढूंढो। cos 2x बराबर -1/2 है, माइनस को रहने दो। 1/2 कितना डिग्री पे होता है cos में? 60 डिग्री, बिल्कुल। तो cos ऑफ π/3 हो गया। अब क्या इस माइनस को अंदर भेजा जा सकता है क्या? नहीं भेजा जा सकता है। तो आप याद रखिए कि cos जो होता है वो निगेटिव कहाँ होता है, किस क्वाड्रेंट में? cos नेगेटिव किस क्वाड्रेंट में होता है? सेकेंड एंड थर्ड। तो पहला एंगल आप सेकेंड में ही लिखिए, थर्ड में भी लिख सकते हैं, गलती नहीं है। उससे भी जो आंसर आएगा वो भी जनरल सॉल्यूशन के सारे सॉल्यूशन को कंटेन कर लेता है। तो हम जो है माइनस को देख के, -1/2 को देख के हम सेकेंड क्वाड्रेंट का एंगल लिखेंगे। मतलब हम इस एंगल को cos ऑफ पाई माइनस π/3 लिख देंगे। अब अपने आप cos पाई माइनस थीटा माइनस cos थीटा आ जाएगा। सही है? मतलब ये बात समझ में आया कि नहीं आया, ये पहले बता दो। cos पाई माइनस थीटा लिख दिए। तो एक बात याद रखना, सेक और cos में अगर माइनस बाहर हो तो माइनस को भूल के पहले थीटा को पता कर लेना, और जब थीटा पता चल जाए तो cos के अंदर तुम पाई माइनस थीटा लिख देना, क्योंकि वो सेकेंड क्वाड्रेंट में रहेगा तो नेगेटिव आ ही जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। cos ऑफ 2x
अब यहाँ पे हो गया कॉस ऑफ 2x और ये बाबा जी क्या बन गए 3 और 1 घट गया 2π/3। अब बताओ फिर से फॉर्मूला ये लगेगा कॉस थीटा बराबर कॉस अल्फा, थीटा बराबर 2nπ प्लस माइनस अल्फा, जहां थीटा का काम 2x करेगा 2nπ होगा और अल्फा का काम तुम्हारा 2π/3 करेगा। अब हमको 2x का वैल्यू निकालना होता है क्वेश्चन में कि x का वैल्यू, 2 का क्या करें उधर भेज देंगे तो 2 कट जाएगा nπ, यहाँ भी 2 कटेगा क्योंकि दोनों में डिवाइड होने वाला है, तो ये आंसर हो गया। फर्दर सिंप्लीफाई करके लिखना चाहो तो एलसीएम ले लो, 3 आएगा एलसीएम और यहाँ पे 3nπ फिर प्लस माइनस छूट रहा है, प्लस माइनस फिर पाई। अब आप फर्दर पाई कॉमन ले सकते हैं तो यानी कि 3n प्लस माइनस 1 बचा और π/3 बचा, जहाँ n बिलोंग्स टू z है। क्या ये बात समझ में आया? ठीक है, तो आप प्रिंट कर लीजिए। देखिए जनरल सॉल्यूशन में आंसर देखने में अलग आ सकता है। सुन लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं। ये जो आपका x बराबर आया हुआ है ना 3n प्लस माइनस 1π/3, एक और सॉल्यूशन आया हुआ था कितना nπ। तो ये जो सॉल्यूशन आ रहा है वो कभी कोई दूसरा बनाएगा तो दूसरा आंसर आ सकता है, लेकिन वो दूसरा आंसर नहीं होता है, वो मात्र देखने में दूसरा होता है। बात समझ रहे हो? अब कहोगे ये कैसे हो सकता है देखने में दूसरा हो जाए और आंसर वही हो? तो ये जनरल सॉल्यूशन है, इसमें आप n बिलोंग्स टू हमेशा लिखते हो z। तो जब n बिलोंग्स टू z लिखते हो तो n का बिलोंग्स टू z का मतलब होता है n इंटीग्रल वैल्यू डालते हो आप। तो n का जब वैल्यू 1 डालोगे, 2 डालोगे, 3 डालोगे, 4 डालोगे, तो ये सारे सॉल्यूशंस जितने भी आएंगे वही सॉल्यूशन n का वैल्यू उसमें भी डालोगे तो आएगा। जैसे इसी क्वेश्चंस को हम लोग मेथड 2 से आपको बना के दिखाते हैं। इसी क्वेश्चन को मेथड 2 से देखोगे आंसर दूसरा आएगा, लेकिन वो आंसर दूसरा नहीं होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि जनरल सॉल्यूशंस में आपके एक से अधिक आंसर आ सकते हैं, लेकिन वो एक से अधिक आंसर नहीं होते हैं, आंसर वही होते हैं, बस दिखने में अलग होते हैं। तो इसी क्वेश्चन को हम आपको मेथड 2 से बना के दिखा रहे हैं। ठीक है, देखिएगा। हम बोले ना कि आंसर मात्र, देखिए आंसर मैच करा है नहीं मैच किया, कारण क्या है? क्योंकि हो सकता है कि आंसर आ चुका है लेकिन आप उसको दूसरे तरीका से लिखे हैं, लिखने का बस तरीका अलग है। तो इसी क्वेश्चन को हम मेथड 2 से बनाते हैं और देखना अब आंसर आ जाएगा। और क्यों ऐसा हुआ इसका भी हम तुमको रीज़न बताएंगे। वैसे बोल के बता चुके हैं लेकिन अब लिख के भी बताएंगे। देखो सबसे पहले आप LHS में तो करोगे ही, cos 4x माइनस cos 2x लेके आ जाओ बराबर 0। यहाँ पे तुम क्या cos 4x का फॉर्मूला वो cos 2 थीटा वाला यूज करने की बजाय क्या तुम cos c माइनस cos d यूज कर सकते हो? cos c माइनस cos d का फॉर्मूला क्या होता है बोलो जल्दी। बिल्कुल बिल्कुल, -2 साइन, बोलो। हाँ, c+d/2 इंटू, बहुत बढ़िया, गुड, साइन c माइनस d/2। अब यहाँ पे हम ये भी फार्मूला तो यूज कर सकते हैं cos c माइनस cos d का। तो अगर ये फार्मूला यूज करेंगे तो c का काम हमारा 4x करेगा और d का काम हमारा 2x करेगा, तो cos c माइनस cos d। तो यहाँ पे बन जाएगा फार्मूला हमारा क्या, -2 साइन c + d/2, तो 4x + 2x/2 हो गया c + d/2, और इनटू साइन c माइनस d/2, तो 4x - 2x/2 = 0। अब यहाँ से -2 इंटू साइन, ये कितना आएगा 4 2 6, 6/2 यानी कि 3x, इंटू
साइन, यहाँ से 4 में से 2 घट गया 2x और बाई 2 कट गए x बचा। सही है ना? बोलो। अब क्या हम लोग इस -2 को तो बराबर के उधर भेज ही सकते हैं, प्रोडक्ट में है तो -2 इंटू में है उधर भेज दो, कहानी खत्म हो जाएगा। तो साइन 3x इंटू साइन x बराबर 0। क्या ये बात समझ में आया? अब बताओ कि 2 नंबर का प्रोडक्ट 0 आ रहा है, तो यहां से तो तुम बोल सकते हो ना कि साइन 3x 0 हो जाएगा तो भी 0 हो जाएगा, और साइन x बराबर 0 हो जाएगा तो भी 0 हो जाएगा। अब यहां से सॉल्यूशन तो x बराबर n पाई, तुमको समझ में आता है कि साइन थीटा बराबर 0 होता है तो x बराबर n पाई होता है। अगर तुमको मान लो फार्मूला भूल गया कि साइन x बराबर 0 होता है तो साइन बराबर n पाई होता है कि नहीं होता है, तो आप इसको ऐसे बना लो। कैसे? तो आप लिख लो साइन x बराबर 0 डिग्री कितना पे होता है? साइन 0 डिग्री बराबर 0 होता है, तो साइन 0 डिग्री लिख लो। अब फिर से फार्मूला वो वाला, साइन थीटा बराबर साइन अल्फा, क्या होता है थीटा बराबर n पाई प्लस -1 टू दी पावर n अल्फा। तो यहां पे अल्फा का वैल्यू क्या है? 0 डिग्री। समझ पा रहे हो? यानी कि x बराबर क्या आएगा तुम्हारा? n पाई प्लस -1 टू दी पावर n और अल्फा के जगह पे 0। अब यहां बताओ कि ये -1 का पावर n कुछ भी रहे, ये 0 के साथ कहानी इसकी इनटू में है, तो ये कहानी किस में मिल जाएगी? 0 में। तो क्या तुम्हें नहीं लग रहा कि x बराबर n पाई आ जाएगा? तो एक सॉल्यूशन तुम्हारे किताब में ये n पाई दिया हुआ होगा, जो पहले भी आया था, पहले इक्वेशन को सॉल्व करने से उसको मिटा दिए थे। आया था? आया होगा। अब इसका एक बाकी है, साइन 3x बराबर भी 0 हो सकता है। तो साइन 3x बराबर अगर 0 होगा तो फिर से यहां पे कहानी क्या हो जाएगी? वही, अगर फॉर्मूला याद है तो आप इसको थीटा की तरह समझो। तो साइन थीटा बराबर 0 है, साइन थीटा बराबर 0 है, तो थीटा बराबर n पाई। अगर याद है तब, और नहीं याद है तो फिर वो वाला तरीका तो बताएंगे ही। तो यहाँ थीटा का काम कौन करेगा? 3x, तो 3x बराबर n पाई। अब यहाँ से x बराबर क्या आ जाएगा? n पाई बाई 3 आएगा। क्या ये आंसर दिया है तुम्हारे बुक में? ये दिया हुआ है। इसको मान लो फार्मूला भूल गए, तो यहाँ पे आप साइन 3x बराबर क्या लिख लो? 0 डिग्री, सॉरी साइन कितना डिग्री पे 0 होता है? 0 पे, तो साइन 0 लिख दिए, है ना? साइन 0 लिख दिए। अब यहाँ से फार्मूला साइन थीटा बराबर साइन अल्फा के लिए, तो 3x बराबर n पाई, क्योंकि थीटा का काम तो हमारा यहाँ वाला होता है तो 3x कर रहा है, प्लस -1 टू दी पावर n, अल्फा का काम हमारा ये वाला करता है तो ये 0 कर रहा है। तो अब यहाँ से 3x बराबर n पाई हो जाएगा, क्योंकि 0 का कहानी इसके साथ 0 में मिल जाएगा। तो x बराबर आपका n पाई बाई 3 आ गया, अगर फार्मूला नहीं याद है तब। अब सुनो, अब कहोगे कि सर हमको कैसे पता चलेगा कि आंसर हम कौन लिखें? तो बाबू, अगर ऑब्जेक्टिव पेपर है, अगर आप IIT का प्रिपरेशन कर रहे हो, ऑब्जेक्टिव पेपर है, तब तो दिक्कत है, और वो दिक्कत को दूर करा रहे हैं हम, घबराइए मत। लेकिन अगर सब्जेक्टिव पेपर है तो आप आंसर वो भी लिखेंगे तो भी आपको कोई गलती नहीं काटेगा, आप आंसर ये भी लिखेंगे तो भी कोई आंसर को गलती नहीं काटेगा। अब क्वेश्चन फंसता है, ऑब्जेक्टिव पेपर रहेगा तो सर कैसे पता चलेगा? हमारा तो आंसर उस तरह का दिखने में आ रहा है और ऑप्शन में आंसर नहीं है, 4 ऑप्शन में ये वाला ऑप्शन दिया हुआ है, तब क्या करेंगे? तो घबराने की जरूरत नहीं है, आपको एक तरीका बता रहे हैं, है ना? देखिएगा, थोड़ा सा मिटाना पड़ेगा हमको बोर्ड को, आप प्रिंट कर लीजिए पहले। जो मेथड 1 से हम सॉल्व किए थे उसमें जो x का वैल्यू आया था वो क्या आया था पहले बताओ? रीजन बता रहे हैं, क्या आया हुआ था? याद है? कुछ लिखे हो ना कि 3n n पाई तो आ ही रहा था, उसको मैच कराने की जरूरत नहीं है। इसमें भी एक n पाई आ रहा था ना हमारा, तो इसको थोड़ी मैच कराने की जरूरत है। इसमें भी मेथड 2 से भी n पाई आ रहा था, मेथड 1 से भी n पाई आ रहा था,
लेकिन दूसरा वाला क्या आ रहा था ये बताओ, पाई बाई 3 था कि 6 था? गलत मत बोल देना नहीं तो दिक्कत हो जाएगा। यहाँ से x का वैल्यू हमारा आया हुआ है कितना, n पाई बाई 3 आया हुआ है। यहाँ भी n बिलोंग्स टू z है, यहाँ भी n बिलोंग्स टू z है। हमने क्या बोला कि ये दोनों सॉल्यूशन मात्र देखने में अलग लग रहा है, दोनों सॉल्यूशन सेम ही सॉल्यूशंस को कंटेन करता है। तो आप जानते हो जनरल सॉल्यूशन का मतलब टोटल सॉल्यूशन होता है, जो भी पॉसिबल सॉल्यूशन है। तो यहाँ पे आप n का इंटीग्रल वैल्यू डालते जाइए और देखते जाइए कि ये x का क्या क्या वैल्यू दे रहा है, और फिर n का इंटीग्रल वैल्यू इसमें डालते जाइए और फिर देखते जाइए कि ये n का वैल्यू क्या क्या दे रहा है। समझ में आया बात? मतलब हम ये कहना चाहते हैं कि जब आप n बिलोंग्स टू इंटीजर डालिएगा तो ये वाला कुछ ना कुछ सॉल्यूशन देगा ना। अगर वही सॉल्यूशन ये भी दे दे तो मतलब सेम है कि सेम सॉल्यूशन खुद कंटेन कर रहा है, बस लिखने का तरीका अलग है। तो अब जरा मान के चलिए इसमें हम n का वैल्यू 0 डालते हैं, 0 डालते हैं इसमें n का वैल्यू, तो x का वैल्यू क्या आएगा, पहला वाला से देखते हैं। 0 डालेंगे तो प्लस माइनस पाई बाई 3 आएगा। सही बात है? मतलब इसका सॉल्यूशन पाई बाई 3 भी है और माइनस पाई बाई 3 भी है, क्योंकि n 0 डालेंगे तो ये गायब, तो प्लस माइनस पाई बाई 3। बढ़िया है। अब n का वैल्यू 1 डालिए, तो 1 डालिएगा आप तो यहाँ पे क्या आएगा जरा बताइएगा, 3 एकम 3, तो ये 3 प्लस माइनस 1 और पाई बाई 3। तो एक बार आपको प्लस कंसीडर करना होगा, एक बार आपको माइनस कंसीडर करना होगा। तो प्लस कंसीडर करिएगा तो 3 और 1 4, अब पाई बाई 3 यानी कि 4 पाई बाई 3 देगा। फिर आप माइनस डालिए तो 3 में से 1 गया 2 यानी कि 2 पाई बाई 3 देगा। अब n का वैल्यू आप 2 डाल लीजिए, अब 2 डालिएगा तो ये कितना देगा, 6 प्लस माइनस 1, क्योंकि 3 दूना 6 हो चुका है, और पाई बाई 3। एक बार प्लस कंसीडर करना पड़ेगा, एक बार माइनस कंसीडर करना पड़ेगा, तो 6 और 1 7 पाई बाई 3, और जब माइनस करिएगा तो 6 में से गया 5 पाई बाई 3। तो इस तरह से n का वैल्यू आप इंटीग्रल डालते जाइएगा। नेगेटिव भी डाल सकते हैं आप, -1 भी डाल सकते हैं। चलिए -1 भी डालते हैं, तो -1 डालिएगा तो ये -3, अब प्लस माइनस 1 पाई बाई 3 देगा पहला। तो प्लस वाला कंसीडर करेंगे अगर तो -3 प्लस 1 -2 पाई बाई 3। फिर माइनस वाला कंसीडर करें तो -3 -1 -4 -4 पाई बाई 3। इस तरह से बहुत सारा सॉल्यूशन देगा n के इंटीग्रल वैल्यू के लिए। अब हम क्या करते हैं कि जो सेकेंड सॉल्यूशन आया है हमारा, सेकेंड सॉल्यूशन में हम n का वैल्यू इंटीग्रल डालेंगे और देखेंगे क्या मिलेगा। चलिए n का वैल्यू 1 डालते हैं, 1, n का वैल्यू 1 डालते हैं। 1 डालेंगे तो क्या आएगा x का वैल्यू जी, पाई बाई 3 आएगा। n का वैल्यू आप -1 डालिए, -1 तो माइनस पाई बाई 3 आएगा। n का वैल्यू 2 डालिए, 2 पाई बाई 3 आएगा। n का वैल्यू आप -2 डालिए, -2 पाई बाई 3 आएगा। n का वैल्यू आप 3 डालिए, 3 कट गया, पाई आया। n का वैल्यू आप -3 डालिए, 3 कट गया, माइनस पाई आया। तो ये वाला सॉल्यूशन तो हमारा उसमें सही मिल रहा था, x बराबर जो n पाई हमारा सॉल्यूशन आ रहा था, x बराबर n पाई जो सॉल्यूशन आ रहा था उसमें ये वाला नहीं मिल जाएगा। n बराबर 1 डाल दो, 1 पाई मिला, -1 डाल दो, माइनस पाई मिल रहा है। चलो n बराबर अब हम लोग 4 डालते हैं, 4, तो 4 डालेंगे तो क्या मिलेगा हमको, 4 पाई बाई 3। n का वैल्यू माइनस डालते हैं, -4 पाई बाई 3। अब जरा दोनों सॉल्यूशंस के सेट को कंटेन देखो ध्यान से, ये वाले सेट को, ये वाले सेट को। ये वाला सेट में पाई बाई 3 है, इसमें भी पाई बाई 3 है, इसमें माइनस पाई बाई 3 है, इसमें भी माइनस पाई बाई 3 है। इस सेट में 2 पाई बाई 3 है, इसमें भी 2 पाई बाई 3 है, इसमें -2 पाई बाई 3 भी है, इसमें भी है, -4 पाई बाई 3 भी है, -4 पाई बाई 3 भी है, +4 बाई 3 भी है, 4 बाई 3 भी है।
मतलब क्या ये दोनों सेट सेम ही है कि अलग है? मतलब ये x का जो वैल्यू कंटेन कर रहा है, क्या वही x का वैल्यू ये भी कंटेन करेगा? फर्क बस इतना पड़ेगा कि जो n का वैल्यू इसमें डालोगे वही n का वैल्यू यहां डालने से वो नहीं मिलेगा। जरूरी नहीं है कि मिलेगा। इसमें हो सकता है कि n का वैल्यू 2 डालने से जो मिल रहा है, इसमें n का वैल्यू 1 ही डालने से मिल जाए। तो इससे कोई घबराने की जरूरत नहीं है। ये जो सेट देगा n के इंटीग्रल वैल्यू के लिए, जितना भी पूरा सॉल्यूशन कंटेन करके हमको एक सेट में बंद करके देगा, n के सारे इंटीग्रल वैल्यू डालने से पूरा अगर डाल दोगे तो ये भी सेट वही देगा। तो ये देखने में अलग लग रहा है दोनों, n π/3 और 3n + -1π/3, वो सेम ही चीज़ है। बात ये समझ में आया? तो एग्जाम में अगर ऑब्जेक्टिव पेपर रहेगा तो तुम क्या करोगे? अपना दिमाग क्या लगाओगे? हाँ, तुम हर ऑप्शन में n का वैल्यू 1 2 3 5, फिर -1 -2 -3 -5 डाल के उसका सेट देख लेना क्या आ रहा है। अपने भी n इंटीग्रल वैल्यू में डाल के देख लेना क्या आ रहा है। जिसमें मैच कर गया पता चल जाता है, देखने से पता चल जाता है ना। आप बनाओगे मैक्सिमम क्वेश्चन, आपको पता चल जाएगा कि नहीं ये वाला नहीं आएगा। अब किसी सॉल्यूशन में मान लो 5π/6 आ गया, 5π/9 आ गया किसी ऑप्शन में n का वैल्यू डालने से, तो क्या तुम्हें लग रहा है कि ये मैच करेगा इससे? तो उसको काट देंगे हम उस ऑप्शन को। 4 ऑप्शन में से एक ही सही होता है। ऑप्शन को रिजेक्ट करके जो ऑप्शन सही होगा कंटेन कर लेंगे, सही कर लेंगे। ये बात समझ में आया? तो ये रहा तुम्हारा जनरल सॉल्यूशन के अबाउट कुछ इन्फॉर्मेशन बढ़िया। अब जो है आज इतना ही रहने देते हैं। अगले क्लास में आप लोग बना के रखिए क्वेश्चन, मिसलेनियस एक्सरसाइज भी बना के रखिए, एग्जाम्पल्स भी बना के रखिए और डाउट क्लियर करवा लीजिएगा। ठीक है? ओके, थैंक यू।